नमस्कार दोस्तों, टर्न द बस के इस ऑर्गेनाइजेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पार्ट 9 की बची हुई विषयों के बारे में पढ़ेंगे और आज हम पार्ट 9 जिसका शीर्षक भारतीय राजनीति में नए बदलाव, जो कि आपके राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12वीं के सिलेबस का पार्ट है, तो आज हम इसको कवर करेंगे और हमारा ये दूसरा भाग है वीडियो का। आज हम अन्य पिछड़ा वर्ग के उदय से शुरुआत करते हैं। तो अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में हम जब बात करते हैं तब हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस प्रकार से मंडल का मुद्दा भारतीय राजनीति में उभर कर आया था दोस्तों। तो जब हम अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में बात करते हैं तो हमको ये समझने की जरूरत है कि इस अवधि का एक दूरगामी बदलाव था अन्य पिछड़ा वर्ग, जो कि और उसका उदय जो कि 1990 के दशक में हम देखते हैं मंडल के मुद्दे के रूप में उभर कर आता है। आप ओबीसी शब्द से परिचित होंगे। इससे विचार विवेचना की एक प्रशासनिक कोटि अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अदर बैकवर्ड क्लासेस से समझा जाता है। यह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से अलग एक कोटि है जिससे शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय की गणना की जाती है। इन समुदायों को पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है। छठे अध्याय में आपने जरूर पढ़ा होगा दोस्तों कि पिछड़ी जातियों के अनेक तबके कांग्रेस से दूर जाते जा रहे थे और उनमें कांग्रेस के लिए समर्थन कम होता जा रहा था और हाल यूं ही था कि ऐसे में ही गैर कांग्रेसी दलों के लिए एक जगह पैदा हो गई। इन दलों ने इस तबके का समर्थन हासिल कर लिया और आपको याद होगा कि गैर कांग्रेसी दलों के राजनीतिक अभ्युदय की अभिव्यक्ति 1977 की जनता पार्टी की सरकार के रूप में हुई थी कि किस प्रकार से क्षेत्रीय और गैर कांग्रेसी पार्टी भी अब भारतीय राजनीति में उभर कर आ रही थी 1977 के बाद, यानी 1997। और आप क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से क्षेत्रीय आकांक्षाएं भी निम्न तरीके से उभरती हैं भारतीय राजनीति में और फिर किस तरह से 1979 यानी 1989 के दशक में गठबंधन की राजनीति के दौर के रूप में हम देखते हैं और जिसमें से एक मुद्दा जो था वो मंडल का मुद्दा था। तो 1977 में जनता पार्टी सरकार में आती है, सरकार बनाती है और जनता पार्टी के कई घटक मसलन भारतीय क्रांति दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का भी ग्रामीण इलाकों में अन्य पिछड़े वर्ग से समर्थन प्राप्त करने में काफी हद तक ये सक्सेसफुल होते हैं, यानी काफी हद तक ये इनका समर्थन प्राप्त कर पाते हैं। मंडल लागू कब होता है? मंडल लागू होता है वीपी सिंह के अंतर्गत, वीपी सिंह जब सत्ता में आते हैं दोस्तों। तो चलिए हमको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे मैंने यह पिक्चर लगाया है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ओबीसी क्रीमी लेयर। ये संशोधन बाद में हुआ, ये चीज हमको समझने की जरूरत है। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब होता है वो फैमिली, वो पिछड़ी हुई फैमिलीज या वो समुदाय जहाँ पे लोग 8 लाख से नीचे तक उनकी फैमिली की एनुअल इनकम है, यानी पूरी वार्षिक जो इनकम होती है, वार्षिक सालाना इनकम जो होती है वो 8 लाख से कम होती है, तो उनको नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा जाता है और उनको ही अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत जो है जो भी संशोधन किए गए हैं, जो भी चीजें लाई गई हैं उसके अंतर्गत उनको फायदा मिलता है। जबकि ओबीसी क्रीमी लेयर जो कि जिनकी आर्थिक जो इनकम है जिस भी फैमिली की या जिस भी परिवारों की 8 लाख से ऊपर है, तो उनको ये सारी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं दोस्तों। तो ये भी चीज हमें ध्यान में रखने की जरूरत है और ये मंडल कमीशन जनता पार्टी के समय में ही बनाया गया था और जनता पार्टी जब शक्तिशाली बन रही थी, ओबीसी में अपना एक वोट बैंक क्रिएट कर रही थी। वोट बैंक का मतलब होता है कि किस प्रकार से आप एक समुदाय को टारगेट करते हैं ताकि वो आप उनसे वोट्स ले पाए, उनसे इलेक्शन में चुनावों में वोट हासिल कर सत्ता में आ पाए।
इसके साथ ही हम अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं कि मंडल का मुद्दा कैसे आया। मंडल का मुद्दा 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने दूसरे पिछड़े आयोग का गठबंधन किया था। इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, जिनका पिक्चर मैंने यहाँ लगाया है, इसीलिए इसको मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। तो कोई आपसे ये सवाल पूछेगा कि मंडल कमीशन को मंडल कमीशन क्यों कहा जाता है या फिर इसका नाम मंडल क्यों रखा गया, तो क्योंकि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे और इनके नाम पे ही ये आयोग को बनाया गया था, इसीलिए इस पूरे मुद्दे को मंडल मुद्दा कहा जाता है। मंडल मुद्दे ने विस्तृत तरीके से खोजबीन की और जांच पड़ताल के बाद मंडल मुद्दा कुछ सिफारिशों के साथ सामने आता है और मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं दोस्तों। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को सरकारी नौकरी में 27% की आरक्षण दी जाएगी। भूमि सुधार को पूर्णतः लागू करने के लिए कहा गया इस आयोग ने 1990 में परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की घोषणा कर दी। तो वीपी सिंह की जो सरकार थी उन्होंने मंडल सिफारिश को लागू करने की घोषणा कर दी और उन्होंने कहा कि अब सरकारी नौकरी, शैक्षिक संस्थाओं में ओबीसी को अदर बैकवर्ड कास्ट यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% तक आरक्षण दिया जाएगा और भूमि सुधार पूर्णतः लागू करवाया जाएगा। परंतु यह क्या इतनी आसानी से हो गया? नहीं दोस्तों, इसके खिलाफ भी देश भर में विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए। चूंकि हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक है और कोई भी बिल पास होती है और किसी भी समुदाय को अगर वो लगता है कि यह एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी वह दूसरे समुदायों का डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, उनको मार्जिनलाइज कर रहा है एक तरह से, तो उनका पूरा अधिकार बनता है कि वह समक्ष आए और समक्ष आकर विरोध प्रदर्शन करें। तो इसी प्रकार से जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की गई थी तो अन्य तमाम धड़ के लोग समक्ष आते हैं और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो उनको लगता है कि ये एक प्रकार का भेदभाव करेगा, तो इसके खिलाफ उन लोगों ने अपनी आवाज उठाई थी एक प्रकार से। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि आरक्षण के विरोध में उत्तर भारत के शहरों में व्यापक हिंसा प्रदर्शन हुए। इससे छात्रों द्वारा हड़ताल, धारणा प्रदर्शन, सरकारी संपत्ति को नुकसान आदि शामिल हैं। परंतु इस विरोध का सबसे अहम पहलू बेरोजगार युवाओं और छात्रों द्वारा आत्महत्या जैसी घटनाएं थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजीव गोस्वामी द्वारा सरकार के फैसले के खिलाफ सर्वप्रथम आत्मदाह का प्रयास किया गया और उन्होंने स्वयं को जला लिया था दोस्तों इस विरोध में, और उन्होंने स्वयं को जलाकर इस विरोध में भाग लिया और अपना विरोध सरकार के समक्ष रखा। विरोधियों का तर्क था कि जातिगत आधार पर आरक्षण समानता के अधिकार के खिलाफ है। तमाम विरोध के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह द्वारा यह सिफारिश लागू कर दी गई। तो दोस्तों, मंडल मुद्दे के अलावा 1910 के दशक में दलित जातियों के राजनीतिक संगठन का भी उभार हुआ। 1978 में बामसेफ यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फाउंडेशन का गठन किया जाता है और इस संगठन ने बहुजन यानी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की जबरदस्त तारीफ करती है। और ये संगठन ये कहती है कि जो अनुसूचित जनजाति, जो भी लोग मार्जिन में हैं, जो भी लोग पिछड़े हुए हैं, उनको सरकार द्वारा एक अलग तरह की नीति बनाकर उनके विकास में सहयोग करना चाहिए सरकार को, उन पर सरकार को एक अलग तरह से ध्यान देना चाहिए। और यही सारे मुद्दे थे एक प्रकार से कि
अन्य पिछड़ा वर्ग का मुद्दा भी सामने आता है। और जैसे कि आपने पहले भी देखा कि जो गैर कांग्रेस पार्टियां हैं वो किस प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग के आधार पर राजनीति में आती है और अपनी वोट पाकर सत्ता में आ जाती है दोस्तों। आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, जिससे बाद के समय में बहुजन समाज पार्टी का भी उदय होता है, और दरअसल काशीराम जी के नेतृत्व में बासपा ने अपने संगठन की बुनियादी व्यवहार केंद्रित नीतियों पर रखी थी। पर बहुजन देश की आबादी में सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे बहुजन का जो पॉलिटिक्स है, बहुजन की राजनीति कहाँ से उभर कर आ रही है कि बहुजन जो है वो देश में सबसे ज्यादा है और संख्या के लिहाज से एक मजबूत राजनीतिक ताकत का रूप ले सकते हैं। और यही कारण था कि बासपा जैसी पार्टी जो दलित समुदाय, पिछड़े वर्ग के समुदायों पर अपना राजनीति चला रही थी, अपनी राजनीतिक मुद्दे को रख रही थी, तो उसको एक प्रकार से आत्मविश्वास मिलता है। और आगे के समय में आप देखते हैं कि भाजपा मायावती के नेतृत्व में जो कि एक पहली महिला मुख्यमंत्री बनती है उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद राजनीति किस प्रकार से। अब चलिए दोस्तों, हम अयोध्या के विवाद के बारे में समझ लेते हैं। परंतु अयोध्या के विवाद के बारे में समझने से पहले हमें जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के उदय को समझना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी थी जिसने मंदिर के मुद्दे को उठाया था, जिसने 1992 यानी 1992 में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व की राजनीति मिलकर बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराते हैं। और अभी हम देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने मंदिर के मुद्दे पर कायम है, और किस प्रकार से मंदिर बनाने के मुद्दे को अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी पास कर दिया है दोस्तों। तो सर्वप्रथम हमको ये समझने की जरूरत है कि 1980 के दशक में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा उभर कर आती है, और इसने गांधीवादी समाजवाद को अपनी विचारधारा के रूप में स्वीकार किया। बहरहाल भाजपा को 1990 और 1984 के चुनावों में खास सफलता नहीं मिली। 1986 के बाद इस पार्टी ने अपनी विचारधारा में हिंदू राष्ट्रवाद के तत्वों पर जोर देना शुरू किया। भाजपा ने हिंदुत्व की राजनीति का रास्ता चुना और हिंदुओं को लामबंद करने की रणनीति अपनाई। हिंदुत्व अथवा हिंदूपन से हम क्या समझते हैं? हिंदुत्व अथवा हिंदूपन शब्द वी.डी. सावरकर ने गढ़ा था, और इसको परिभाषित करते हुए उन्होंने इसे भारतीय और उनके शब्दों में हिंदू राष्ट्र की बुनियाद बताया था। उनके कहने का आशय यह था कि भारत राष्ट्र का नागरिक वही हो सकता है जो भारत भूमि को न सिर्फ पितृभूमि बल्कि अपनी पुण्य भूमि भी स्वीकार करे। हिंदुत्व के समर्थकों को तर्क यह है कि मजबूत राष्ट्र सिर्फ एकीकृत राष्ट्रीय संस्कृति की बुनियाद पर ही हो सकता है, यानी केवल एक होमोजेनाइज्ड एकीकरण के आधार पर ही हो सकता है। हम डाइवर्स यानी विविधता के साथ एकता को संपूर्ण तरह से नहीं पा सकते। तो एक प्रकार से जो लोकतांत्रिक ढांचा या लोकतंत्र का जो हमने एक प्रीमाइस रखा था, लोकतंत्र के ढांचे को जब हम स्थापित कर रहे थे 1947 में, तब हमारा ये था कि विविधता में एकता। पर यह जो हिंदुत्व की राजनीति है वो कहता है एकीकरण में एकता होनी चाहिए, यानी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। और ये अपनी एक तर्क देते हैं इस प्रकार से कि वे मानते हैं कि भारत के संदर्भ में राष्ट्रीयता की बुनियाद केवल हिंदू संस्कृति ही हो सकती है और अन्य संस्कृति भारत को नहीं दर्शा सकती। चूंकि हमने पिछले अध्यायों में पढ़ रखा है कि भारत जो है एक विविध राष्ट्र है, और यहाँ पे अन्य नाना प्रकार के संस्कृतियों को तवज्जो दी जाती है, और किसी एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति पर हावी होने का किसी भी आधार पर हमारे संवैधानिक तौर पर यह मुद्दा बनाया गया है कि किसी भी एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को भेदभाव नहीं करेगा, और एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति के मुकाबले तवज्जो नहीं दी जाएगी, यानी सबको समान अधिकार देने की बात की गई है भारतीय संविधान में। परंतु हिंदुत्व की जो राजनीति है वो कहती है कि हिंदू संस्कृति को हमें प्रमुखता और प्रबलता देनी चाहिए। तो
1986 यानी 1986 में ऐसे दो मुद्दे आते हैं जो एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में भाजपा की राजनीति के लिहाज से प्रावधान हो गई। और ये दो मुद्दे कौन कौन से थे? इसमें पहली बात तो शाहबानो की केस थी। शाहबानो के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि शाहबानो का जो केस था वो यह था कि यह मामला एक 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाहबानो का था। तो जैसे कि हम यहाँ स्लाइड में देख सकते हैं दोस्तों, आगे के स्लाइड में, कि थी जिसके तलाक के बाद उसके पति ने गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया था। तो क्या हुआ था कि उसने अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए अदालत में अर्जी डाली थी, जो कि सर्वोच्च अदालत ने शाहबानो के पक्ष में फैसला लिया कि हाँ, उसके पति को उसे गुजारा भत्ता देना पड़ेगा ताकि उसका गुजारा हो सके। पुरातन पंथी मुसलमानों ने अदालत के इस फैसले को अपने पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना, यानी अपने सांप्रदायिक लॉ में एक तरह से, सांप्रदायिक मुद्दे में, सांप्रदायिक शरीयत में एक तरह से उन्होंने बोला कि ये एक तरह का हस्तक्षेप है। कुछ मुस्लिम नेताओं की मांग पर सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 तलाक से जुड़े अधिकार पास कर दिया और इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया गया, जो फैसला शाहबानो के पक्ष में किया गया था उस फैसले को निरस्त कर दिया गया। और इस समय की राजनीति को समझने की जरूरत ये है कि उस समय राजीव गांधी सत्ता में थे और राजीव गांधी अपनी मुस्लिम वोट बैंक को, यानी मुस्लिम वोट बैंक को खोना नहीं चाहते थे और एक तरह से वह मुस्लिम समुदाय की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे और मुस्लिम समुदाय की आंतरिक मामले में उनको एक तरह से ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। परंतु अन्य पार्टी और अन्य महिला संगठनों ने, मुस्लिम महिला की जमात तथा अधिकांश बुद्धिजीवियों ने इस फैसले का विरोध किया और भाजपा ने कांग्रेस सरकार के इस कदम की आलोचना की और इसे अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई अनावश्यक रियायत तथा तुष्टीकरण की राजनीति के तौर पर इसको समझने की कोशिश की दोस्तों। और उसने कहा कि यह जो कांग्रेस कर रही है वो एक प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति है और इस पे अन्य प्रकार के वाद विवाद अभी भी होते रहे हैं दोस्तों। अब आ जाइए अयोध्या विवाद के बारे में। अयोध्या विवाद को समझना अब हम शुरू करते हैं कि अयोध्या विवाद आखिर में था क्या। तो पिछले स्लाइड्स में चले जाते हैं हम कि 16वीं सदी में क्या था कि मीर बाकी, जो कि बाबर के एक तरह से बाबर के समय में थे, और मीर बाकी ने क्या किया, मीर बाकी ने एक मस्जिद बनवाई। मीर बाकी ने बाबर के नाम पे एक मस्जिद बनवाई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे ये कहा जाता है कि मस्जिद तभी बनाई गई, एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई। तो वहां पे कोई मंदिर था, उसे तोड़कर वो मस्जिद को बनाई गई थी दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ कि 1940 के दशक में यह मस्जिद में यह विवाद फिर से समक्ष आया भारतीय राजनीति में। तो 1940 के दशक में यह हमला अदालत में गया और 1940 के दशक में ताला लगा दिया गया। तो ये मुद्दा बहुत ही उठकर आया और एक कंट्रोवर्शियल मुद्दे की तरह पे आया। और फिर 1940 के दशक में जब यह मुद्दा अदालत में जाता है तो एक प्रकार से वहां पे अदालत कहती है कि अब इस मस्जिद में ताला लगा दिया जाए। बाद में जब ताला खुला तो इस मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई, जैसे कि हम पहले भी समझ रहे थे। और 6 दिसंबर 1952 को मस्जिद को ढांचा तोड़ दिया गया और इसके कारण देश में सांप्रदायिक हिंसा फैली और 1993 में मुंबई दंगे इसी के कारण हुए कि जब यहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा फैली तो उसी का एक एक्सटेंशन था, उसी का एक बाद में जाके हम देख रहे हैं इन सांप्रदायिक हिंसा जो फैल रही थी वो बाद में जाके 1993 में बम ब्लास्ट के तौर पर आती है और विवाद की जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन भी किया जाता है दोस्तों। उसके पश्चात हमको ये समझने की जरूरत है कि गोधरा कांड क्या था। और गोधरा कांड
26 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में कार सेवकों की बोगी में आग लगा दी गई थी। यह संदेश करके कि बोगी में आग मुसलमानों ने लगाई होगी, अगले दिन गुजरात में बड़े पैमानों पर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा फैला दी गई। सरकार ने भी इस दंगे को रोकने के लिए मूलतः बहुत सारा प्रयास नहीं कर पाई और इसी के अंतर्गत क्या हुआ, 1 महीना चला गया और करीब करीब 1100 मुस्लिमों की हत्या कर दी गई और तमाम अन्य लोगों को भी हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार से काफी गुजरात में हिंसा फैला था, जिसको हम गुजरात हिंसा के तौर पर जानते हैं, गुजरात दंगे के तौर पर जानते हैं, जिसको आप गुजरात रायट भी बोलते हैं 2002 का। और जब हम गोधरा कांड की बात करते हैं तो साबरमती एक्सप्रेस में ये माना जाता है कि वो कार सेवक लोग आ रहे थे और वो कार सेवकों जो बैठे हुए थे ट्रेन में, उसको जला दिया गया था। और उसको जलाने के पश्चात ये बड़े पैमाने में ये खबर किस प्रकार से फैली कि यह मुस्लिमों ने लगाई होगी, चूंकि जांच में इसके बाद अन्य तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आती हैं, जिसको आप इंटरनेट के माध्यम से ज़रूर पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं इसके बारे में अत्यंत। पर यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से गुजरात रायट में बड़े पैमानों में मुस्लिमों को मारने की कोशिश की गई थी और बड़े पैमाने में मुस्लिमों की हत्या कर दी गई और साथ में कई अन्य संप्रदाय के लोग भी मारे गए थे इस सांप्रदायिक हिंसा में। शाहबानो प्रकरण हमने अभी समझ लिया। तो इसमें यही हुआ था कि अनुच्छेद 44 के तहत शाहबानो को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि उसे पति के द्वारा गुजारा देना चाहिए, गुजारा भत्ता देना चाहिए, परंतु हम बाद में देखते हैं कि राजीव गांधी की सरकार और एक जो आंतरिक राजनीति चल रही थी उसने बाद में जाके इस चीज को एक तरह से खारिज किया और ये भी एक मुद्दा बना था जिसको बीजेपी ने आगे ले जाके अपना एक मुद्दा बनाया था और अपने उदय को एक तरह से इंश्योर किया था दोस्तों, और इस तरह से उसका उदय हुआ था बीजेपी का। हम यहाँ तक तो समझ गए कि इस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा। इस पार्ट में हमने पढ़ा कि नई आर्थिक नीतियों के बारे में पढ़ा, पिछड़ी जातियों की राजनीति के बारे में पढ़ा, इसके अलावा हमने मंदिर के मुद्दे के बारे में पढ़ा, बाजार के मुद्दे के बारे में पढ़ा, हमने मंडल के मुद्दे के बारे में पढ़ा। तो सहमति के मुद्दे जो थे विभिन्न दलों में क्या क्या थे 1990 के दशक में। 1990 के दशक में नई आर्थिक नीति पर सहमति हो गई, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावों की स्वीकृति हुई, क्षेत्रीय दलों की भूमिका एवं साझेदारी को स्वीकृति मिली, विचारधारा की जगह अब कार्य सिद्धि पर जोर दिया गया कि पहले क्या थी, विचारधारा की राजनीति चल रही थी, क्योंकि विचारधारा की जगह अब लोग अलग अलग क्लेम्स देख रहे थे, अलग अलग मुद्दे ढूंढ रहे थे जिसके आधार पर वो राजनीति कर रहे थे और अब कार्य सिद्धि पर भी जोर दिया जाने लगा एक प्रकार से। लोकसभा चुनाव 2004 में लोकसभा चुनाव हुए और बीजेपी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेतृत्व में गठबंधन को हराया गया और कांग्रेस के नेतृत्व में नया गठबंधन जिसे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के रूप में जाना जाता है वो सत्ता में आई। तो 1999 से लेकर 2004 तक जो अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर सरकार सत्ता में थी और फिर बाद में जाके 2004 के चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाती है और हम सभी जानते हैं 2014 में बीजेपी फिर से पूर्ण बहुमत पाकर सत्ता में आती है और 2019 में फिर से बीजेपी पूर्ण बहुमत पाकर सत्ता में आती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि गठबंधन का युग भी धीरे धीरे एक तरह से 2014 के बीजेपी का पूर्ण बहुमत पाना गठबंधन के युग को एक तरह से चुनौती देता है और किस प्रकार से वो एक प्रकार से जो गठबंधन का युग 1979 से लेकर 2014 तक चला, वो 2014 के बाद से एक बदलाव हम भारतीय राजनीति में अलग तरह से भी देखते हैं दोस्तों। इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। आशा होगा कि आप इस वीडियो से भली भांति चीजों को समझ पाए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।